क्यों आपको कुछ सीखना है, ये बिल्डिंग बायोलॉजी क्यों सीखना है, मैप रीडिंग क्यों सीखनी है, ये कौन बताएगा? कैसे सीखना है ये तो हम बताइए। क्यों सीखना है बताइए, वहीं से बताइए। स्पीकर बॉय माइक में बोलिए। क्योंकि सर सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी शहर को बसाना, उनको एक व्यवस्थित ढंग से बसाने के लिए हमको ये सब चीज़ें जानकारी होनी बहुत जरूरी है, ताकि उनके दिए गए नियमानुसार हम कार्य करा सकें और एक अच्छा शहर को जो पूरी तरह से विकसित हो, हर चीज़ों से अवेलेबल हो और हर मानक में एक स्थिरता बनाए रखे। इसके लिए हमें मैपिंग या फिर बिल्डिंग वाला को जानकारी देना बहुत जरूरी है। आपका क्या नाम है? शोभित कुमार कन्नौज। शोभित जी के लिए बहुत अच्छा बताया, आपको हमने भी सीखा इसमें से। ठीक, ऐसे हम लोग मिलकर सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, इसी तरह अब हम शुरुआत करते हैं बिल्डिंग बायोलॉजी को बनाने की या अर्बन प्लानिंग एक्ट बनाने की सरकार को क्यों जरूरत पड़ी। अभी आपको सीखने की पड़ी है। सरकार ने बनाया तो कोई भी काम होता है, सरकार के पास वैसे टाइम नहीं है, फिर भी क्यों बनाया, बात यहां से शुरू करते हैं ताकि आप उसको कैच कर पाए, समझ पाए कि आखिर ये पूरा डिपार्टमेंट क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों डिपार्टमेंट की स्थापना क्यों हुई। ठीक है ना। देखिए, जब आप जो हम बता रहे हैं ये अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहे, सब कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, ड्राफ्ट में लिखा हुआ, वही बताएंगे। यहाँ पर खड़े होके या तो हम जो बुक्स में लिखा वो बताएंगे या एक्सपीरियंस से जो सीखा वो बताएंगे, अपने व्यक्तिगत सोच से कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है ना। व्यक्तिगत सोच तो हमारी अपनी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, एक्सपीरियंस गलत नहीं हो सकता है काम करने का, और बुक्स में लिखा सरकार ने दिया है वो गलत नहीं हो सकता। ठीक है। व्यक्तिगत हम कुछ बताएंगे तो वो सिर्फ आपको हंसाने के लिए बताएंगे और कुछ नहीं। आप हंसते भी रहिएगा बीच में। ठीक है, सीरियस होने से काम नहीं चलता है जाएगा। तो सरकार को अर्बन प्लानिंग एक्ट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप समझेंगे कि यहाँ क्यों बैठे हैं। ठीक है ना। यहाँ अपनी मर्जी से तो नहीं बैठे, यहाँ सरकार ने बैठाया तभी तो बैठे। ठीक है। ऐसा था कि जब अपना देश आजाद हुआ तो पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए उससे पहले जो व्यवस्था थी, किसी और की सरकारें थी, कोई और राज कर रहा था, वो सब दिल्ली में सेंट्रल केंद्र था। दिल्ली देश की राजधानी थी और वहां से पूरे देश का विकास कार्य, उनके जो दूसरे देश के लोग यहाँ काम कर रहे थे राजा के रूप में, शासक के रूप में, उनके लाभ की जो चीजें थी वो दिल्ली में बैठ के पूरे देश को कंट्रोल कर रहे थे। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि पूरा देश विकसित हो। उनका उद्देश्य क्या था कि यहाँ के लोगों को अपना राज्य में दबाए रहो और जहां से हमें ज्यादा मिल सकता लेके अपने यहाँ लेते जाओ। यही तो उद्देश्य रहता। कहीं पे दूसरा देश का जब कोई आदमी किसी देश पे कब्जा करके या कुछ करके अपना काम करता है, तो उन्होंने दिल्ली को केंद्र बनाया और पूरे भारत पे अपने प्रतिनिधि, अपने डीएम, कलेक्टर और सब अपने लोगों को भेज के देश को कंट्रोल करके और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की योजना बना के उन्होंने काम करना शुरू किया। तो उस समय दिल्ली का ही केवल मास्टर प्लान बना हुआ था देश के स्वतंत्र होने से पहले। उसका क्या हुआ कि जब देश स्वतंत्र हो गया तो वहां का मास्टर प्लान बना था। मास्टर प्लान बनने का मतलब आज के तरीके का मास्टर प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए कोई व्यवस्था थी कि भाई सड़क कहाँ जाएगी, कितनी चौड़ी होगी, यहाँ पे कौन सा ऑफिस बनेगा, हमें कहाँ बैठना, मेरा कार्यालय कहाँ बनेगा, ज्यादा सुरक्षित कहाँ रहेगा, पुलिस को कहाँ रखना है, लोगों को कंट्रोल करने के लिए कौन सी दिशा में व्यवस्था करें ताकि पूरा देश नियंत्रित रह सके। तो उसी को मास्टर प्लान कहा जाता है। मास्टर प्लान आप समझ रहे क्या होता है? क्या होता है मास्टर प्लान? कोई बताए? तभी बिल्डिंग बायोलॉजी समझ पाएंगे। मास्टर प्लान का मतलब ये है, जैसे आपके यहाँ शादी है, मान लीजिए आपकी बहन की, बेटी की, लड़के की, किसी की भी, तो पूरी शादी डिसाइड होने के बाद विदा होने तक क्या आपको काम किस समय करना है, किसको किस काम में लगाना है, कहाँ पे सामान लाना है, कहाँ पे सामान रखना है, किसको सामान देना है, किसको गिफ्ट देना है, कौन गिफ्ट लेगा, ये सब व्यवस्था करने के लिए अलग अलग लोगों को डिप्यूट करते हैं। जैसे लखनऊ का मास्टर प्लान, पूरे लखनऊ शहर में विकास करने के लिए कौन कौन सी आउटर सीमा है उसको निर्धारण कर लिया, और उस आउटर सीमा का निर्धारण हो गया। तो मान लीजिए ये कमरा है, ये पूरा लखनऊ है, ये आउटर लाइन है, तो ये हो गया कि ये विकास क्षेत्र कहलाएगा। जो सीमा का निर्धारण हो गया उसके अंदर हमें विकास करना, तो ये क्या होगा? विकास क्षेत्र। अब विकास क्षेत्र के अंतर्गत जैसे यही कमरा है, यहाँ भी प्लानिंग करनी पड़ी ना, यहाँ बोलने वाला बैठेगा, यहाँ कुछ टेक्निकल लोग बैठेंगे जो सिस्टम को संभालेंगे, और यहाँ सुनने वाले बैठेंगे स्वयं। इसका भी तो मास्टर प्लान बनाना, कमरे का लेआउट जिसको कह सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि सारी चीज एक जगह करते हैं, व्यवस्थित ना हो। इसी तरह शहर की पहले विकास की सीमा तय करी जाती है, आउटर पेरिफेरी, और उसके अंदर
कहां पे रेजिडेंशियल कॉलोनी बनेगी, कहां पे कॉमर्शियल बनेगी, कहां पे इंडस्ट्रियल बनेगी, कहां पे ऑफिस बनेंगे, कहां सचिवालय बनेंगे, सड़कें कितनी चौड़ी होगी, आज के 20 साल बाद जब शहर विकसित होगा तब वो सड़कें फीड कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत क्या होगी, कितना पानी की जरूरत होगी, कितनी बिजली की जरूरत होगी। और इसके साथ साथ एक चीज और भी है, ये तो हो गया विकास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, और भी है कि उस शहर का जो धार्मिक स्वरूप या पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित जो चीजें हैं, वाटर बॉडीज हैं, या उसका मूल स्वभाव शहर का वो ना बदलने पाए और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और शहर का विकास भी हो जाए। ये दो चीजें देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हो लेकिन शहर का मूल शहर की आदत ना बदले, मूल शहर का संस्कार ना बदले, स्वभाव ना बदले। जैसे कि अयोध्या है, अयोध्या का विकास मास्टर प्लान के अंदर किया जा रहा है, लेकिन उनकी मूल ऐसे नहीं कि राम के जन्म स्थान के स्वरूप को वहां बदल दिया जाए कि सारे इंडस्ट्री लगा दी, चलो राम तो एक अपने वहां बने रहेंगे, ऐसा नहीं। मथुरा वृंदावन है या कोई और धार्मिक स्थल है तो उस शहर का धार्मिक, पर्यावरणीय या वहां के लोगों का मूल स्वभाव जैसा है उसको और अच्छा कर सके उसी रूप में, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर पाए लैंड यूज के हिसाब से। लैंड यूज क्या हुआ, अब लैंड यूज नहीं बात आ गई, लैंड यूज समझ में आया था, भूख मतलब शहर की